आज का अपना टॉपिक रहेगा कोलरबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। ये टॉपिक रहने वाला है और एचटेट 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से एक या दो। अब करते हैं स्टार्ट। कोलरबर्ग का संबंध है यानी ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। कहाँ के ये अमेरिकी क्या है मनोवैज्ञानिक है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नैतिक विकास का सिद्धांत 1981 में दिया गया था, ठीक है, कोलरबर्ग के द्वारा। और उनकी एक प्रसिद्ध कहानी थी, कौन सी कहानी थी? एंज की दुविधा। और इसी कहानी के ऊपर इसने पूरा सिद्धांत दिया है। प्याजे और कोलबर्ग दोनों ने नैतिक विकास का सिद्धांत की क्या दी है? अवधारणा दी है। ठीक है, अब करते हैं नैतिकता क्या होती है। क्या सही और क्या गलत के बारे में अवधारणा ही क्या होती है? नैतिकता होती है। यानी सही और गलत के बीच में हम अंतर को पहचान ले, ठीक है, वो क्या कहलाती है? नैतिकता कहलाती है। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट है होने से पहले इसमें चार फैक्ट हमें पढ़ने पड़ेंगे जो पेपर के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला रहने वाला है मोरल रिलीजम, यानी इसको हिंदी में कहेंगे नैतिक यथार्थवाद। यानी आर से क्या हुआ? रिलीजम, और आर से क्या बनेगा यहाँ पर? रूल। क्या बनेगा? रूल। तो आप यह समझ लो, अक्सर ये छोटा है तो ये क्या है? बी छोटा। एक अक्षर आगे बड़ा आएगा तो उसका भी आगे बड़ा होगा, तो आप आसानी से याद कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा? नियम निरपेक्ष और निश्चित होंगे, इन्हें बदला नहीं जा सकता। यदि नियम तोड़ोगे तो क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। तो आप सोच सकते हो मोरल रिलीजन या नैतिक यथार्थवाद, इसमें नियम तोड़ने पर हमें क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। उदाहरण के तौर पर बात करेंगे, यदि आप ट्रैफिक सिग्नल को तोड़कर आगे बढ़ते हो तो आपको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। सजा के तौर पर आपके क्या होगा? व्हीकल का क्या करेगा? चालान कटेगा। या आप छोटे बच्चे थे, कोई बच्चे को अपने स्कूल से भागते देखा होगा आधी छुट्टी में, ठीक है, तो उसको क्या मिलता? अगले दिन क्या मिलती थी? सजा मिलती थी। यही बात है इसमें है, तो नियम तोड़ोगे तो क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। मोरल कोऑपरेशन यानी नैतिक सहयोग। सहयोग का मतलब क्या? आपको उसका सहयोग करना है। यदि आप इरादा सही है, यदि आपका क्या इरादा सही है तो नियम आप तोड़ सकते हो। जैसे आप एम्बुलेंस को रास्ता देते हो, या ट्रैफिक नियमों को तोड़कर भी आप एम्बुलेंस को रास्ता देते हो, या आप ट्रैफिक पर ऑन रोड पर आप ड्यूटी कर रहे हो और एम्बुलेंस सिग्नल तोड़ने के बाद भी आप एम्बुलेंस को रास्ता देते हो, तो भी क्या वो सही है? क्योंकि उसमें एक मरीज है, ठीक है, तो आप एम्बुलेंस को गुजरने की अनुमति देकर ट्रैफिक नियम तोड़ते हो, ठीक है, तो आप उसका क्या कर रहे हो? सहयोग कर रहे हो। अब चलते हैं आगे। मोरल डिलीमा या नैतिक दुविधा। दुविधा का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा? संकट। क्या रहेगा? संकट। संकट से आप समझ सकते हो संकट क्या होता, बट ये संकट बाहरी संकट नहीं है, ये नॉर्मल संकट की तरह काम करने वाला बस का विपत्ति रहेगी, ठीक है। यह सही और गलत के बीच का क्या रहेगा? भ्रम रहेगा, ठीक। ये संकट में क्या रहेगा? सही और गलत के बीच में, यानी आपके एक ही दिन दो एग्जाम है, ठीक है, ठीक है, एक टीचर का भी हो सकता है, एक पुलिस का, एक टीचर का, एक कलर का, कोई भी आपके दो एग्जाम हो सकते हैं। तो उन दोनों में से आपको एक को चूज करना होगा, कौन से एग्जाम की आपकी बेस्ट तैयारी है, ठीक है। तो क्या रहेगा? आपके ऊपर संकट रहेगा, ठीक है। दोनों में से आपको एक ही चूज करना पड़ेगा, एक एग्जाम को देने जाना भी जरूरी है। दोनों तो आप नहीं दे सकते एट ए टाइम। बट मोरल रीजनिंग, ठीक है, या नैतिक तर्सना, आर से यही है, फिर आर से क्या है? ये रिजल्ट। वो रिलीजन और आर से क्या था? रूल। समझ में आ गई? तो सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय या परिणाम लेना। आपने दोनों एग्जाम में से एक एग्जाम को चूज कर लिया, तो आपने क्या निर्णय ले लिया, यानी आपका क्या रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। अब चलते आगे, यानी लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी कोलरबर्ग के जो दिया था, ये थ्योरी दी थी, उसके लेवल यानी सत्र कितने हैं? 3। और स्टेज कितनी रहेंगी? 6। प्रत्येक लेवल को दो दो पार्ट में क्या क्या डिवाइड किया गया है। पहला रहेगा प्री कॉन्वेंशनल यानी प्रारूढ़िगत, ठीक है, कॉन्वेंशनल परंपरागत, और पोस्ट कन्वेंशनल उत्तर परंपरागत। अगर आप इनके नाम इंग्लिश में याद करते हो तो आपको बहुत फायदा होगा। नंबर कटने के चांस 0% रहेंगे। अगर आप हिंदी में नाम करते हो तो नंबर आपके कटने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो हिंदी में इतने नाम है कि आप उनको याद भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर एग्जाम में आपको हिंदी में अलग अलग नाम देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब करते हैं आगे प्री कॉन्वेंशनल लेवल, यानी प्रारूढ़िगत अवस्था, ठीक है। इसमें आपको एज लिमिट याद रखनी जरूरी है, ये रहेगी 4 से 10 वर्ष तक। कहां से रहेगी? 4 से 10 वर्ष तक रहने वाली है। ये रहेगी स्टेज फर्स्ट और ये रहेगी स्टेज सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज रहेगी ओबिडेंस पनिशमेंट ओरिएंटेशन। क्या रहेगी? ओबिडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता, ठीक है।
इसमें बच्चे को क्या मिलेगी, पनिशमेंट। पनिशमेंट का जिस क्वेश्चन में आपको पनिशमेंट दिखता है तो आप डायरेक्ट कर दो, स्टेज 1 होगी ओबीडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। बच्चा पनिशमेंट के डर से ही काम करता है, जितनी गलती उतनी क्या होगी, पनिशमेंट बच्चे को मिलेगी। ठीक है, अब करते हैं इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव ओरिएंटेशन, यांत्रिक सापेक्ष उन्मुखता। ठीक है, काम के बदले इनाम, इनाम पर क्या करेगा, काम करेगा। अगर किसी बच्चे को दुकान में सामान लाने की बेली भेजते हैं तो बच्चा कहेगा आपका सामान ला कर दूंगा तो मुझे भी कुछ खाने की चीज लेके आनी है, यानी वो इनाम प्राप्त करना चाहता है। अगर आप किसी बच्चे को अपने नोटबुक पूरी करवा रहे हैं, कब पूरी करवा रहे हैं, तो वो बच्चा आप करेगा पेन लेगा, उसके बदले में कुछ लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा, उस वस्तु लेगा उसके बदले में। ठीक है, और इसी अवस्था को क्या कहते हैं, टिट फॉर टैट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टिट फॉर टैट कहते हैं। एग्जाम में कई बार किस स्टेज को टिट फॉर टैट कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव ओरिएंटेशन। ठीक है, यांत्रिक सापेक्ष उन्मुखता को ही हम कहते हैं। अब चलते हैं लेवल 2 पर। ये रहेगा कॉन्वेंशनल लेवल। ठीक है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ये रहेगी 3 और ये रहेगी 4। एज लिमिट प्रत्येक याद रहने, इसका एज लिमिट रहने वाली 10 से 13 वर्ष तक। ठीक है, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, क्या रहेगा, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की क्या रही, उन्मुखता। यानी जो भी बच्चा हो यहाँ पर आपके यहाँ प्रशंसा करवाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए क्या करेगा, काम करता है। यानी बच्चे को आपने क्लास में चुप देखा होगा, वो ताकि चुप ऐसे रहता है ताकि मैम या टीचर जो है हमारे क्लास के, वे हमारी क्या करें, प्रशंसा करें, अच्छी राइटिंग करें, हमें गुड मिले। ठीक है, जो भी काम करेंगे वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, काम करते हैं। सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, सामाजिक क्रम सपोषित उन्मुखता, यानी निर्णय लेते समय समग्र रूप से बच्चा समाज पर विचार करता है। यानी यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा कोई भी गलत काम नहीं कर रहा जो समाज पर उसका बुरा प्रभाव पड़े। ठीक है, तो यानी वो पूरे नियम कानून कायदों को समझने लगता है यहाँ पर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उत्तर परंपरागत अवस्था, इसकी स्टेज रहेगी 13 से वर्ष से ऊपर। ये रहेगी स्टेज हमारी 5th और ये रहेगी हमारी 6th। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, यानी अपने राइट्स के लिए आवाज उठाने लगता है। यानी वो बच्चा आजादी चाहता है। ठीक है, और कुछ अपने राइट के लिए क्या आवाज उठाने लगता है। ठीक है, वो सही और गलत बताने लग जाता है, मेरे लिए ये सही है, आपके लिए ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा क्या राइट्स के लिए आवाज उठाने लगता है। अब चलते हैं आगे, यूनिवर्सल एथनिक प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक उन्मुखता। ठीक है, सार्वभौमिक नैतिक उन्मुखता, यहाँ से स्टार्ट में 2 से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे लोग जो बहुत सारे लोगों की जान बचाने के लिए स्वयं की जान को दाव पर लगा देते हैं, क्या स्वयं की जान को भी दाव पर लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसे विवेक की अवस्था भी कहते हैं और नैतिकता का उच्च अवस्था होती है। क्या है, नैतिकता की क्या है, उच्च अवस्था है। ठीक है, कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कौन करता है, कैरोल गिल्गिन। ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहने वाले हैं, स्टेप पूछा गया है सीटेट में भी, स्टेट में। वह कौन सी व्यक्ति से जिसने कोलर के सिद्धांत की क्या की थी, आलोचना की थी, तो कैरोल गिल्गिन व्यक्ति है वो। कौन सी आलोचना की थी, एक तो की थी जेंडर के रूप में, क्या जेंडर, यानी कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत में ओनली बॉयज को इंक्लूड किया था, गर्ल को नहीं किया। ठीक है, और सांस्कृतिक कारक भी, यानी कल्चर, यानी संस्कृति या सामाजिक कारक के रूप में इसने कोई जिक्र नहीं किया। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना जरूर। और यह पीडीएफ आपको नवीन से टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।